नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे एरिस्टोटल बायोलॉजी साइंस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बोर का परमाणु मॉडल। जी हाँ, इससे पहले हमने देखा है कि जो परमाणु की संरचना होती है दोस्तों, उस परमाणु की संरचना को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किए थे, जिनमें हमने सबसे पहला मॉडल हमने पढ़ा था डाल्टन का परमाणु मॉडल। यानी डाल्टन ने भी परमाणु की संरचना को समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया था, एक मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसे हम बोलते हैं डाल्टन का परमाणु मॉडल, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी। दूसरा हमने देखा था परमाणु की संरचना को समझाने के लिए जो दूसरा मॉडल आया था, उसका नाम था थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है दोस्तों, और तीसरी जो हमने सिद्धांत यानी मॉडल देखा था दोस्तों, वो तो हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। यानी इस तरह से हमने परमाणु की संरचना को समझने के लिए इन तीन मॉडलों के ऊपर चर्चा कर ली है। आज का जो हमारा वीडियो होगा दोस्तों, उसमें हम बातें करेंगे बोर का परमाणु मॉडल। यानी बोर ने भी परमाणु की संरचना को समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया, एक मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसे उनके नाम के आधार पर बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। तो आइए चलो देखते हैं कि बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में हमें कौन सी बातें बताई, कौन सी उन्होंने अवधारणाएं दी है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात हमें याद रखना है कि जो बोर थे, उन्होंने परमाणु की संरचना को समझाने के लिए पहला पॉइंट उन्होंने बताया था कि परमाणु तीन कणों यानी इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। कहने का मतलब ये दोस्तों कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि परमाणु की जो संरचना होती है वो कुछ इस तरह से होती है। परमाणु के मध्य में धन आवेशित होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, नाभिक। यानी परमाणु की संरचना में सबसे मध्य में सेंटर में जो बिंदु होता है उसे हम नाभिक बोलते हैं। और इस नाभिक के चारों ओर दोस्तों क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने इस संरचना के बारे में पहले चर्चा कर ली है कि एक परमाणु की संरचना में मध्य में क्या होता है दोस्तों, नाभिक होता है, और उस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में क्या करते हैं दोस्तों, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इस नाभिक में दोस्तों दो होते हैं, एक तो प्रोटॉन होता है जिसके ऊपर धनावेश होता है, और दूसरा होता है दोस्तों क्या, न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर क्या कोई भी आवेश नहीं होता है। तो हमें याद रखना है कि परमाणु की संरचना में बीच में क्या होता है, नाभिक, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होता है दोस्तों, जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। और इस नाभिक के चारों ओर दोस्तों इस तरह से क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में क्या करते हैं दोस्तों, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो जो बोर ने बताया था, उन्होंने बोला था कि जो परमाणु होता है वो तीन कणों से मिलकर बना है। एक तो प्रोटॉन बोला उन्होंने, दूसरा न्यूट्रॉन, और तीसरा उन्होंने बताया कि जो ये वृत्ताकार पथ है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यानी तीसरा उन्होंने कण बताया था हमको कि एक इसमें होता है क्या, इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हमें याद रखना है कि एक परमाणु की संरचना में तीन कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब दूसरी उन्होंने बात बताई थी हमने बोर ने कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित कक्षाओं में वृत्ताकार रूप में चक्कर लगाते हैं। यानी जो परमाणु का नाभिक वाला पोर्शन है दोस्तों, उस नाभिक के चारों ओर, ठीक है, ये चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार यानी एक गोलाई रूप में क्या करते हैं दोस्तों, चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, वृत्ताकार रूप में घूमते हैं। ठीक है, अब तीसरी उन्होंने अवधारणाएं दी थी। तीसरी उन्होंने बात हमें बताई थी कि अपनी कक्षा में, ठीक है, ध्यान रखना है, अपनी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। यानी उन्होंने ये बताया था, बोर ने ऐसा बताया था कि जो परमाणु की संरचना होती है, जो परमाणु के मध्य में नाभिक होता है दोस्तों, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में घूमते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन अपनी, जैसे मान लो ये एक कक्षा है, ठीक है, ये एक कक्षा है, इस कक्षा में मान लो कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जिस कक्षा में घूम रहा है उस कक्षा में जो उसकी ऊर्जा होगी, जो उसका ऊर्जा स्तर होगा दोस्तों, वो कैसा होगा, अपरिवर्तित होगा। यानी जिस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, जिस वृत्त पर जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, उस कक्षा में ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। ठीक है दोस्तों, अब अगली बात हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन द्वारा कक्षा परिवर्तन पर ऊर्जा अवशोषित या फिर उत्सर्जित होती है। इसका कहने का मतलब ये है कि मान लो किसी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, अगर उस इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा परिवर्तित करना है, मतलब कि यहाँ से उसको जंप करके इधर आना है या फिर यहाँ के इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाना है, तो कहने का मतलब ये है कि जब
किसी वृत्ताकार पथ से इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवेश करता है तब उसको क्या करना पड़ता है, या तो ऊर्जा को अवशोषित करेगा या फिर वो उत्सर्जित करेगा। तो इस तरह से बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर हमें इन 4 बातों को याद रखना है। कौन कौन सी बातें हैं एक बार वापस हम दोहराते हैं। बोर ने हमें बताया था कि जो परमाणु की संरचना है वो 3 कणों से मिलकर बनी होती है। नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर धनावेशित होता है जबकि जो न्यूट्रॉन होता है उसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा कण उन्होंने नाम बताया था इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि जो नाभिक है उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमें याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित कक्षा में ही क्या करते हैं, घूमते रहते हैं वृत्ताकार यानी गोलाई के रूप में। और अगली बात यानी तीसरी बात हमें याद रखना है कि अपनी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अपरिवर्तित होती है। यानी एक कक्षा जो गोलाई है, एक जो वृत्त है, अगर उसी वृत्त में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, मान लो ये क्या है, नाभिक है और इसके चारों ओर कोई इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में घूम रहा है, तो अगर इसी कक्षा में घूम रहा है तब उसकी ऊर्जा क्या होगी, अपरिवर्तित होगी। लेकिन अगर वो कक्षा चेंज करता है यानी इस कक्षा से इधर या फिर इसकी अगली कक्षा में प्रवेश करता है, यानी कुल मिला के ये कि कक्षा चेंज करता है तो उसकी ऊर्जा या तो अवशोषित होगी या फिर उत्सर्जित की जाएगी। तो इस तरह से हमें याद रखना है बोर के परमाणु मॉडल के बारे में। आई होप दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।